हाँ जी। दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। मैं आप लोगों के साथ आज सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर जो कि जनवरी 2026 में आया है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, क्या आया है, पेपर का रिव्यू दूंगा आज की क्लास में, और आपको बताऊंगा कि इसका आंसर, सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है, देखो जैसे हम लोग ने आज तक अभी तक तैयारी करी है फाउंडेशन में, बिल्कुल वैसा ही पेपर आया है। पेपर का लेवल अगर मैं देखूं पूरा ओवरऑल, तो पेपर का लेवल मैं टफ़ नहीं कह सकता, बिल्कुल भी टफ़ नहीं था। मीडियम, इजी मीडियम के बीच में ही था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पेपर का लेवल मतलब एक एवरेज था, है ना। बहुत इजी भी नहीं कह सकता, क्योंकि दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे आपका दिमाग लगा होगा, जहाँ पे दिमाग लगाया गया होगा। और वो अच्छी बात है यार, दिमाग लगाना ज़रूरी है, क्योंकि सीए के एग्ज़ाम्स हैं, है ना। तो करते हैं डिस्कस दोस्तों। इसमें 100 नंबर के इस पेपर में, जनवरी 2026 के इस पेपर में, सबसे पहले आपको पता ही है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आती हैं, हाँ या ना। और इसमें क्या आया हुआ है देखो, सबसे पहले स्टेट विद द रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है। मनी स्पेंड टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंसेस इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओ भाई साहब, क्या बोल रहे हो आप? वर्किंग एक्सपेंडिचर को कम, आपने कोई ऐसा खर्चा किया जिससे आपके वर्किंग एक्सपेंसेस कम हो गए, तो ये कौन सा खर्चा है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है ये? फॉल्स स्टेटमेंट है। आई होप आपने सही नहीं, सही किया हो। ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग टू परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ये भी फॉल्स है। अरे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट को थोड़ी ना डालते हैं परचेज बुक में, बोलो हाँ या ना। अ प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन अनसर्टन अमाउंट, अमाउंट क्या है? अनसर्टन, विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, जिसकी वजह से हम सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन करते हैं, इज टर्म्ड एज अ लाइबिलिटी। देखो, जब अमाउंट सर्टन होता है ना, और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट सर्टन होता है तो हम उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पर अमाउंट क्या है? अनसर्टन है। विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, जब एस्टिमेशन आता है ना, तो हम इसको प्रोविजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोविजन। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर लाइबिलिटी भी गलत नहीं होना चाहिए, इसका आंसर इनको ट्रू लिखना चाहिए, क्योंकि लाइबिलिटी भी है ये, एक तरह से देखा जाए। बट इसको प्रोविजन भी बोलना चाहिए। तो एक्चुअल में ये प्रोविजन है जो लाइबिलिटी है, प्रोविजन है जो लाइबिलिटी है, सिर्फ लाइबिलिटी नहीं है, प्रोविजन है जो लाइबिलिटी है, तो ये प्रोविजन होना चाहिए। तो आपका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो फॉल्स ही लिखना चाहिए, क्योंकि आपको ये प्रोविजन वर्ड लिखना चाहिए इसके अंदर। क्या लिखना चाहिए? प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन है ये। अ, एक होता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी तो डिपेंड करता है कि जहाँ पे लाइबिलिटी होगी भी या नहीं होगी वो ही नहीं पता होता। ये तो इन्होंने बोल दिया ना, आपकी प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, तो प्रोविजन ही है ये, जिसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं, इट इज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो ये ठीक है, ये लाइबिलिटी फॉल्स होना चाहिए। लाइबिलिटी ना बोलकर इसको प्रोविजन बोलना सही है। आगे, नॉमिनल अकाउंट्स आर केप्ट अंडर सिंगल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को सिंगल एंट्री सिस्टम में हम, एक सिंगल एंट्री सिस्टम में, एक अकाउंट में, आर केप्ट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर अगर आपको याद हो, तो हम लोग एक ही अकाउंट बनाते हैं। वैसे तो हाँ, हम लोग अकाउंट्स तो वही बनाते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स तो होते ही हैं, उसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी ना होती है। तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। क्या ज़बरदस्ती की बात है कि नॉमिनल अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं? बिल्कुल मेंटेन करते हैं सिंगल एंट्री में, क्यों नहीं मेंटेन करते? वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी मे बी इनिशिएटेड बाय ट्रिब्यूनल इफ द एलएलपी हैज़ फेल्ड टू सबमिट द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी और एलएलपी एनुअल रिटर्न्स फॉर मोर देन 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स विद द रजिस्ट्रार। बच्चों, ये आपका एलएलपी से रिलेटेड पता है क्या आ गया? आपका लॉ का टॉपिक आ गया, लॉ टॉपिक आ गया ये, एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट आपके पार्टनरशिप के अंदर, वैसे ये लॉ का पोर्शन है, इंस्टीट्यूट को पूछना नहीं चाहिए, बट इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया। अब इंस्टीट्यूट ने अगर पूछ लिया तो आपको आंसर, आपने एलएलपी तो एक्ट तो पढ़ा ही होगा, आई होप आप सभी ने एलएलपी का एक्ट तो पढ़ा ही होगा, बोलो यस और नो। ये देखो, इस एक्ट का मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ कि कहाँ पे उसके ऊपर बात हो रही है।
इसमें आप पार्टनरशिप का खोलो, एलएलपी अकाउंट्स, लास्ट में एलएलपी के बारे में जो है वहाँ पे छोटा सा पोर्शन एलएलपी के बारे में दिया है। हालांकि ये चीज़ एलएलपी का है नहीं, ये बेसिकली जो बात पूछी जा रही है वो लॉ से रिलेटेड पूछी जा रही है, ना कि एलएलपी से रिलेटेड। ठीक है, मतलब वो ना कि पार्टनरशिप से रिलेटेड। ठीक है, और एलएलपी के अंदर अगर आप आओगे ना तो यहाँ पे कुछ वाइंडिंग अप के बारे में कुछ लिखा है, ये देखो क्या लिखा है। एक एलएलपी वाइंड अप कब होती है? द वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी मे बी ईदर वॉलंटरली और बाय ट्रिब्यूनल एंड एलएलपी सो वुंड अप मे बी डिसॉल्व्ड। Winding up of the LLP may be initiated by tribunal if LLP wishes to wind up, LLP has less than 2 partners for more than 6 months. ये reasons हैं। अब आप देखो क्वेश्चन क्या है आपका। Winding up of LLP may be initiated by tribunal if LLP has failed to submit the statement of accounts on solvency or LLP annual returns for more than 3 consecutive financial year with the registrar। क्या ये बात सही लिखी हुई है? ये देखो सेम बात लिखी हुई है। The LLP has failed to submit with the statement of accounts and solvency or the LLP annual return for more than consecutive 5 consecutive financial years। और यहाँ पर कितने consecutive लिखा है? 3 लिखा हुआ है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है ये? फॉल्स है, क्योंकि क्या होना चाहिए? 5 years होना चाहिए। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। As per section number 52 of the Companies Act, a company may utilize SPR to write off the preliminary expenses. Yes, preliminary expenses को write off करने के लिए SPR को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सेक्शन नंबर 52। बोलो यस और नो। तो सेक्शन नंबर 52 के हिसाब से ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो आंसर शुड बी ट्रू। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? तो ये तो हो गए हमारे ट्रू फॉल्स के आंसर्स। मैं आगे के फटाफट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। व्हाट आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन एडवांटेज ऑफ द सेटिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द लिमिटेशंस। तो ये तो पूरा थ्योरी क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है। हमने अपनी बुक में भी मैंने आपको डाला हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, जो आपको एक वीडियो बनाई गई थी, वो उस वीडियो के अंदर भी आपको समझाया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है। और उसके बाद एडवांटेज ऑफ सेटिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इट्स लिमिटेशन, एडवांटेज भी आ गया और लिमिटेशन भी आ गया 4 नंबर में। बहुत ही बढ़िया। तो आई होप आप सभी ने ये वाला अटेम्प्ट जरूर किया होगा। 4 नंबर के लिए ये थ्योरी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, पहले भी मैंने बताया हुआ है। आगे आ जाओ दोस्तों। मिस्टर विजय हैज एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 25। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द सेम इन द बुक्स ऑफ accounts. Purchase goods from the Ramson for 20,000 at trade discount of 10% plus CGST, SGST 9% each. 10,000 was paid immediately and the balance payable after 2 months. बेटा सिमिलर क्वेश्चन पिछले एग्जाम के अंदर भी आया था, इस बार भी आ गया। जैन 2026 में भी सिमिलर क्वेश्चन आ गया, जो कि पहले भी आ चुका है। गुड्स परचेज किया रामसन से 20,000 के, ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस CGST, SGST 10,000 इज पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस इज पेबल आफ्टर 2 months। क्या करेंगे? मैं आपको इसका आंसर करके बता देता हूँ। ये देखो, हाँ जी बताओ। गुड्स परचेज किए ना, तो एंट्री पास करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू डेबिट टू, अच्छा टू, अच्छा इसमें CGST आपने पे किया तो इनपुट CGST, बोलो हाँ या ना। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। याद है ना आपको, परचेज पे जो GST पे करते हैं उसका क्रेडिट मिलता है ना। और 10,000 रुपये आपने इमीडिएटली पे कर दिया तो टू कैश, और जो पे नहीं किए उसको टू रैमसन लिख दोगे आप, बोलो हाँ या ना। तो ये एंट्री बनेगी यार, बड़ी सिंपल सी बात है। परचेज की वैल्यू कितनी होगी? 20,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट विच इज़ 18,000 का परचेज, बोलो हाँ या ना। 20,000 का 10% डिस्काउंट माइनस करने के बाद उसके बाद आ गया CGST। 18,000 पे 9% CGST एंड 9% SGST। एक मिनट में कैलकुलेटर लेके आया। हाँ जी, तो यहाँ पर आपने 18,000 का 9% 1620 CGST
और 1620 SGST हो गया, टोटल हो गया 18,000 प्लस 1620 प्लस 1620 विच इज़ 21240। और इसके बाद आपने 10,000 आपने कैश में पे कर दिया, तो टू कैश 10,000 माइनस हो जाएगा यहाँ से और आएगा 11,240 रुपये। बोलो समझ में आ गया? इसके बाद लिख रहा है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। वेरी गुड, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया, तो क्या एंट्री होगी? तो दोस्तों क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, और जो इनपुट CGST इनपुट SGST है वो भी कम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्या आप लोगों ने ऐसे ही किया था? हाँ या ना? मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना बेटा, क्या आपने ऐसा ही किया था? 10,000 का ड्राइंग्स, इस पे CGST SGST भी क्या हो जाएगा? कम। गुड्स कॉस्टिंग 10,000, 10,000 पर 9%, 900, 11,800। टू परचेजेस 10,000, 900, 900, डन। परचेज मशीनरी फॉर 52,500 इंक्लूडिंग IGST 5% बाय इशूइंग अ चेक टू द सप्लायर। लो जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हैं आपके। मशीनरी खरीदा है आपने, क्या खरीदी है? मशीनरी खरीदी है, और इंक्लूडिंग IGST, ये 52,500 के अंदर GST है, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए? मशीनरी जब आपने खरीदी होगी बाय इशूइंग चेक टू द सप्लायर, तो आप चाहो तो इसको अलग से ही दिखा दो, इनपुट CGST को, IGST को। तो इनपुट IGST डेबिट टू, चेक से पेमेंट करी है तो टू बैंक, ठीक है। 52,500 के अंदर 5% इंक्लूडेड है बेटे, वेरी गुड। 52,500 के अंदर अगर 5% इंक्लूडेड है तो ये 105 के बराबर है। तो 52,500 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100, ये आ गया 50,000, ये आ गया 2,500, और ये आ गया 52,500। बोलो यस और नो? इसके बाद लिख रहा है गुड्स कॉस्टिंग 3,000 बिफोर 3,000 वर रिटर्न टू विनोद, सच गुड्स वर परचेज बाय पेइंग CGST एंड SGST। तो परचेज रिटर्न की एंट्री पास करनी है, वेरी गुड। तो क्या एंट्री पास करेंगे? परचेजेस, परचेज की रिटर्न की, अच्छा। गुड्स कॉस्टिंग टू रिटर्न टू विनोद, तो विनोद अकाउंट डेबिट, ठीक है, विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और उसमें जो इनपुट CGST और इनपुट SGST है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाँ या ना? भाई इनपुट CGST इनपुट SGST आपको मिला ही इसलिए था ताकि आप उस क्रेडिट को यूज़ कर सको सेल करते हैं के समय, बट हुआ ये कि आपने परचेज रिटर्न कर दिए, तो परचेज रिटर्न कर दिए तो आपको वो भी माइनस करना पड़ेगा। तो विनोद का अमाउंट है 3,000 का, 3,000 माइनस 10% डिस्काउंट विच इज़ 2,700 रुपये। तो 2,700 रुपये प्लस GST 2,700 इंटू 9%, 243 प्लस 243 प्लस 2,700 विच इज़ 3,186, और परचेज रिटर्न आ जाएगा 2,700, ये आ जाएगा 243, ये आ जाएगा 243। बोलो भाई, डन एवरीवन? ये भी हो गया, हो गया। बस सिंपल क्वेश्चन है, 4 नंबर आपके आने चाहिए, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आई होप आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर ए ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री, ही रोट द डिफरेंस इनटू P&L अकाउंट। नेक्स्ट ईयर ही हैज एंगेज्ड द सर्विसेज ऑफ अकाउंटेंट हु आफ्टर क्लोजिंग द स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स फॉर द प्रीवियस ईयर ऑब्जर्व द फॉलोइंग एरर्स। तो ये कुछ एरर्स आए हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है, बट अगले साल करना है। कब करना है? अगले साल करना है। तो आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2 का ए, वेरी गुड। और कितने नंबर का है ये? 12 नंबर का, बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसे ही बता दो यार, मैं ऐसी बात कर लेता हूँ, छोड़ो। गुड्स वर्थ ₹5,000 वर डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वाज मेड आउट। बताओ दोस्तों, पहले आपने क्या रॉन्ग कर दिया? पहले आप लिखा करो क्या करेक्ट होना चाहिए, क्या करेक्ट होना चाहिए, फिर रॉन्ग क्या कर दिया, फिर रेक्टिफाई। गुड्स वर्थ ₹5,000 वर डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वाज मेड, मतलब इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा आपने, ठीक है। तो आपने एंट्री पास करनी चाहिए थी कस्टमर टू सेल्स, कस्टमर टू सेल्स, बट आपने इसकी एंट्री पास ही नहीं करी, नो एंट्री, नो एंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड। अब आप करोगे तो क्या करोगे? सेल्स क्योंकि एक इनकम है तो एंट्री होगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। क्या होगी? टू P&L एडजस्टमेंट। बोलो हाँ या ना? यस और नो?
अगला देखो 3000 ड्यू टू मिस्टर एक्स वॉज ओमिटेड टू टेक इन द ट्रायल बैलेंस। 3000 रुपये एक्स से लेने थे और वो आपने ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखे, तो अब आप लिख लेते हो, क्या दिक्कत है? ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखे तो आपने बैलेंस शीट में नहीं आ रहे होंगे ना पिछले साल की, तो अब इस साल की बैलेंसिंग फॉरवर्ड में भी नहीं आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स को डेटर बना देंगे, डेबिट एक्स लेना है तुझसे, है ना, टू सस्पेंस। बोलो भाई लोग, अगला बताओ। वेजेस ऑफ 5000 पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी वाज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो वेजेस फॉर मशीनरी, वेजेस फॉर मशीनरी, तो एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और आपने क्या कर दी? वेजेस, वेजेस में डेबिट कर दिया, वेरी गुड। वेजेस टू कैश कर दिया, तो हमें क्या करना चाहिए अब करेक्ट करने के लिए? मशीनरी को डेबिट करना चाहिए। वेजेस जो कि एक नॉमिनल नेचर का है, इसको हटाने के लिए टू पी एंड एल एडजस्टमेंट करेंगे। बोलो यस और नो। वेजेस टू मशीनरी टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम आर 20,000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। बताओ, परचेज ऑफ गुड्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू आर वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अब कर देते हैं एंट्री, परचेज की जगह पे वर्ड यूज़ करेंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर। बोलो यस और नो। कैश पेमेंट ऑफ 5,000 रुपीज़ टू मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। बताओ, कैश पेमेंट सी को दी है, एंट्री क्या होगी? सी डेबिट टू कैश। और आपने गलती से क्या कर दिया है? वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब आपने टू सी कर दिया है। तो भाई सी को क्रेडिट करना था, डेबिट करना था, और आपने क्या कर दिया? उसको क्रेडिट कर दिया है। क्या कर दें बोलो? सी को डबल अमाउंट से क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, 10,000 रुपये। अब डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे, टू सस्पेंस, कितने रुपए? 10,000 रुपये। बोलो यस और नो। परचेज ऑफ 15,390 वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 15,930। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू जो भी है, ठीक है, क्रेडिटर कह रहा है इसको रिकॉर्ड कर लिया आपने 15,390 को, आपने कैसे रिकॉर्ड किया? 15,930। तो बेटा इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? अब हमने ज़्यादा पोस्ट कर दिया ना, तो हमने 15,930 माइनस 15,390, 15,930 माइनस 15,390 करेंगे तो 540 से परचेज को ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। और ऊपर क्या करेंगे? सस्पेंस, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। हाँ या ना? आई होप आप लोगों के आंसर्स ऐसे ही होंगे, और हमने ऐसे क्वेश्चंस कई कर चुके हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। गुड्स वर्थ रुपीज 16,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर एंड एंटर्ड इन सेल्स बुक। ओके, कह रहा है हमने गुड्स ना रिटर्न, सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजे थे, तो सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया। हाँ कर लेते हैं। एट द क्लोज ऑफ द ईयर कस्टमर स्टिल हैड ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, अब ये तो सेल रिकॉर्ड कर लिया, अब आपको रेक्टिफाई कैसे करना है? देखो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो इन्होंने कर दी। और फिर जब ऐसा हो जाता है कि रिटर्न हो जा, जब गुड्स अभी तक पड़े हुए हैं उसके पास, और अभी 31 मार्च आ जाए एट द एंड ऑफ द ईयर, तो क्या करना है हमें? पहले तो रिवर्सल एंट्री पास करनी पड़ती है सेल्स टू कस्टमर, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? उसके बाद हमें करना पड़ता है स्टॉक लाइंग विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। बोलो हाँ या ना? और इस 16,000 रुपये के वर्थ के गुड्स 25% इस पे सेल प्राइस टू कस्टमर, तो 16,000 रुपये की सेलिंग प्राइस है, इसमें से 25%, अगर 25% ऑन सेल्स है, 1/4 ऑन सेल्स है, ये तो कॉस्ट दी होगी ना, ये कॉस्ट दी होगी। गुड्स वर्थ भी 16,000 वाज सेंट टू, हाँ ये कॉस्ट दी होगी 16,000 रुपये की। वर्थ रुपीज 16,000 वाज सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर एंड एंटर्ड इन सेल्स बुक। मतलब आपकी गुड्स की कॉस्ट, आपने 16,000 रुपये के गुड्स बेच दिए, तो 25% प्रॉफिट ऐड करके बेचे होंगे, तो बस वही अमाउंट हटा दो, तो 16,000 रुपये बट वो कह रहा है सेल्स बुक में एंटर कर दिया 16,000, तो इसका मतलब है ये सेलिंग प्राइस ही होगा, सॉरी गुड्स कॉस्ट नहीं है, सेलिंग प्राइस ही होगा। इसमें 1/4 ऑन सेल्स का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है ना ये, तो निकाल लो ना प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ गया? 4,000 रुपये, ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए 12,000 रुपये। ओके, यहाँ पे आना चाहिए 16, 16, मतलब ये एंट्रीज हमें पहले करनी थी
ये तो करी हुई है इन्होंने भी, ये इन्होंने भी करी हुई है, बट इसके बाद की एंट्री नहीं करी। कस्टमर टू सेल तो कर दिया इन्होंने, बट इसके बाद वाली नहीं करी, तो अब करनी पड़ेगी ना यार, अब करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, पहले तो सेल्स को डेबिट करेंगे टू कस्टमर, सेल्स टू डेबिट टू कस्टमर करेंगे तो क्या एंट्री होगी, सेल्स डेबिट टू कस्टमर करेंगे तो क्या एंट्री होगी, सेल्स डेबिट किया तो पीनल एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट टू कस्टमर, कितने रुपए से, बोलो 16,000 रुपये, कितने रुपए से, 16,000। और अब स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाएंगे तो स्टॉक लाइंग विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब टू पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट, कितने रुपए से, 12,000। हाँ या ना, बस इस तरीके से हमें एंट्री दो करनी चाहिए थी। इज दैट क्लियर एवरीवन, रेक्टिफाई करने के लिए। अ क्रेडिटर ऑफ 550 वाज एंटर्ड इन रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड मतलब देखो सेल्स रिटर्न, अब सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड किया रिटर्न टू क्रेडिटर, आपने रिटर्न किया है ना, तो परचेज रिटर्न में आना चाहिए, इन्होंने रिटर्न इनवर्ड में डाल दिया, वेरी गुड। तो एंट्री होनी चाहिए थी क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, कितने रुपए से, 550, और आपने इसको गलती से कहाँ दिखा दिया, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, बोलो कितने रुपए से, 550। अब क्या करें, हाउएवर द क्रेडिटर्स अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड, क्रेडिटर को डेबिट करना चाहिए था तो उन्होंने डेबिट किया है, उन्होंने परचेज रिटर्न को जो क्रेडिट करना था उन्होंने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया है, तो मैं रेक्टिफाई करने के लिए क्या करूं, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डबल अमाउंट से, यानी 1100 रुपये से मैं क्या कर दूंगा क्रेडिट, और ऊपर भी 1100 रुपये से क्या कर दूंगा डेबिट। इज दैट क्लियर एवरीवन। ए ने 10% डेप्रिसिएशन भी लगाना है ऑन मशीनरी, तो हुआ क्या था कि ये जो वेजेस वाली एंट्री नहीं थी, वो आपने मशीनरी को जब रिकॉर्ड किया तो उस पर 10% का डेप्रिसिएशन भी लगाना है, तो एंट्री पास करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यानी पी एंड एल एडजस्टमेंट टू मशीनरी। क्या करोगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट टू मशीनरी। आई होप आप लोगों ने अपने आंसर बिल्कुल ऐसे ही किए होंगे। मशीनरी जो डेप्रिसिएशन था वो मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, अरे मशीनरी की वैल्यू थी 5,000, तो 5,000 का 10% 500 रुपये आएगा बस यहाँ पर। ये एंट्रीज पास करी थी कि नहीं, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज, बस 12 नंबर पूरे। आगे आ जाओ, मेहता एंड कंपनी हैड फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि इसके अकाउंट्स कब क्लोज हो रही है, 31 मार्च एवरी ईयर, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 10% पर एनम अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड। ऑन 1 September a new machine was acquired at a cost of 2120, 4690 was incurred on the same day towards installation expenses। On the same day a machine which had cost of 328500 on 1st April 22 was auctioned for 562,500. Another machine which had cost of 3277,500 on 1st April have become obsolete and it is realized nothing. You are required to prepare plant and machinery account, ठीक है, in the books of Mehta and Company, also show the workings। हाँ वो तो करेंगे ही हम। इसमें कोई कन्वर्जन मेथड का चेंज भी नहीं है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, डब्ल्यूडीवी का क्वेश्चन है। ओके तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 का बी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितने नंबर का है ये, 8 नंबर। यस तो लो जी, ये देखो आप लोगों के लिए पूरा पूरा अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। ये देखो थोड़ा शॉर्टकट में है, थोड़ा फास्ट में है, क्योंकि मैं आपको कोई रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ, तो आप लोगों ने किए ही होंगे। तो यहाँ पर आपको 1 अप्रैल 24, अच्छा प्लांट मशीनरी अकाउंट जो बनाना है वो कौन से ईयर के लिए बनाना है, 2025 के लिए, 24-25 के लिए। तो 1/4/24 का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, 1/4/24, 1/4/24 टू बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है, 14250। अब इसके बाद इट्स अकाउंट्स वर मेड अप टू 31 मार्च एवरी ईयर, डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर एनम। ऑन 1 September 24 न्यू मशीन वॉज एक्वायर्ड टू टू बैंक, M1 M2 हो जाएगा, 2120 2120 प्लस 46,900, ये तो किया ही होगा आपने ऐड, तो 2166,900 डन। इसके बाद आप क्या लगाओगे, 31, अच्छा बेचा भी तो है बीच में, इसी डेट पर एक मशीन हमने बेच भी दी है ऑन द सेम डेट, यानी 1 September 24 को, तो 1 September 24, अप्रैल में जून जुलाई होगा सितंबर, अच्छा 1 सितंबर को बेच दी है, 1 सितंबर को, ओके। तो बाय बैंक सेल कितने का बेच दिया है,
562 500 का। और अब आपको ये पता लगाना है कि इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। कह रहा है जिस मशीन की कॉस्ट 1 अप्रैल 22 को 3280 500 थी, है ना, जिस मशीनरी की कॉस्ट, तो मेरे को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। एक अप्रैल 22 को इस मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 3280 500, 3280 500 कॉस्ट, है ना। और हमने इसको बेचा कब है? 1 सितंबर 2024 को। 1 सितंबर 2024 को कितने का बेचा है बताओ? सेलिंग प्राइस क्या थी इसकी? सेलिंग प्राइस थी 562 500 की। प्रॉब्लम क्या है? हमें इसकी बुक वैल्यू चाहिए, वो हमें नहीं पता इस डेट पर बुक वैल्यू क्या है, तभी प्रॉफिट लॉस निकलेगा। 1/4/23 पे बुक वैल्यू अभी नहीं पता, वो भी निकालनी पड़ेगी। 1/4/24 पे बुक वैल्यू क्या है वो भी नहीं पता हमें। तो क्या करना है? 10% का डेप्रिसिएशन है, WDV मेथड है, तो 3280 500 का 10% निकाल लो। यह आ गया 328050, माइनस कर दो 3280 500 में से, तो यह आ गया 2952 450। फिर इसके बाद इसी पे 10% निकाल दो, वो आ गया 295245। ये माइनस कर दो 2952 450 में से, तो ये आएगा 2657205। अब इस डेट पर हम लोगों ने इस डेट का डिप्रिसिएशन लगाना है, तो इस पे 10% लगाना है 5 महीने के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने इंटू 5/12। तो ये आ रहा है, अरे कैलकुलेटर में काम नहीं कर रहा, एक सेकेंड। हाँ जी, तो 2657205 का 10% इंटू कितने महीने के लिए? 5/12, यह आ गया 110717। ये माइनस कर दिया होगा आपने कितने में से? 2657205 में से माइनस 110717। ये माइनस करने के बाद आ रहा है बुक वैल्यू इस डेट पर 2546488। अब दोस्तों इस चीज़ को मैंने कितने में बेच दिया? 562 500 में बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। -562 500 का लॉस कितने का हुआ? 1983988। तो मैं ये लॉस को मैं यहाँ लिख दूंगा बाय लॉस ऑन सेल, कितने का? 1983988, 1983988। इसके अलावा ना मेरे को जो मैंने अभी बुक वैल्यू निकाली थी उस पर डेप, ये पीरियड का डेप भी तो निकाला है, ये डेप जो इसी साल का था 2024 का, तो हम लोगों को डेप लगाना पड़ेगा बाय डेप्रिसिएशन। बोलो कितना डेप्रिसिएशन तुमने कैलकुलेट कर ही लिया है? 110717, 110 बोलो हाँ या ना। और इसका रेफरेंस दे देना चाहिए हमें ना, वर्किंग नोट का, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, ये दोनों वर्किंग नोट नंबर 1 में आ गए। डन। अब हम क्या करेंगे? अच्छा मैंने एक वर्किंग नोट बनाया नहीं है वैसे, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से बना दिया आपको, बट देखो ये समझने वाला है। 1/4/22 को इतने का था, तो 1/4/24 को कितना होगा, और फिर 1/4/24 के बाद 1 सितंबर 2024 को कितना होगा, इस तरीके से मैंने निकाल दिया है। आई होप आप लोग समझदार बच्चे हैं और आप लोगों ने कर लिया होगा, कोई दिक्कत आई नहीं होगी। एक और मशीन है जो कि विच हैड कॉस्ट 3277 500 ऑन 1 अप्रैल 2023 हैज़ बिकम ऑब्सोलीट, स्क्रैप, और कुछ भी नहीं मिला उसका। तो लो जी, कौन सी तारीख है? 1 सितंबर को ही, 1 सितंबर 24 को बाय बैंक एक मशीन और हमने बेची है, बट उसमें हमें कुछ मिला नहीं है। सेल वैल्यू क्या हो गई? 0। बाय डेप्रीसिएशन, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा 2। बाय लॉस ऑन सेल, अब लॉस आता है या प्रॉफिट आता है वो देख लेते हैं, बट चांसेस लॉस के ही लग रहे हैं मुझे, तो वर्किंग नोट 2। अब मैं वर्किंग नोट 2 बनाऊंगा, और वर्किंग नोट 2 के अंदर मैं क्या करूंगा?
मैं यहाँ पे टाइमलाइन बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा 1/4/2023 में एक मशीन है जिसकी वैल्यू 32,77,500 की थी। बुक वैल्यू कितनी? 32,77,500। और इस मशीन को मैंने कब बेचा है? 1 सितंबर 2024 को सेल कर लिया है। कितने का सेल कर दिया है बोलो? अच्छा, सेल तो ज़ीरो वैल्यू पे किया है, बुक वैल्यू निकालनी है इस डेट पर क्या होगी। पहले तो 1/4/24 तक पहुँचो। 1/4/24 तक आप कैसे पहुँचोगे? डेप्रिसिएशन लगा के 32,77,500 का 10%, 327750। और बुक वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? इसमें से माइनस कर दो 32,77,500 में से, तो यह आएगा 29,49,750। और फिर हम लोग इस पीरियड का डेप निकालेंगे तो आएगा 29,49,750 का कितना परसेंट? 10%, 5 महीने के लिए। यह आएगा 122,906। और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस करने के बाद 29,49,750 माइनस कर दो तो आया 28,26,844। और ये हमारी बुक वैल्यू आ गई। और हमें क्या हो गया? सारा का सारा लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? सेम 28,26,844। समझ में आ गया कि नहीं? तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या? डेप्रिसिएशन तो लिख दिया है, कितना बन रहा है? 122,906, 122,906। और लॉस ऑन सेल 28,26,844, 28,26,844। लो जी, मैंने ख़त्म कर दिया ये काम। अब क्या बताए? साल के एंड में 31 मार्च को 2024 को 2025, 31 मार्च 25 को होगा क्या? फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा। बट अब लगेगा डेप्रिसिएशन जो बची हुई मशीनें हैं। बची हुई मशीनों में ना, एक तो M1 में कुछ वैल्यू बच गई है। अब देखो ना, 1,42,50,000 रुपये की मशीन थी टोटल। इस 1,42,50,000 रुपये में से मैंने 2 मशीनें बेच दी ना। बोलो हाँ या ना? एक तो ये वाली बेच दी जिसकी बुक वैल्यू ये थी 2,657,205, 2,657,205। ये कब की वैल्यू है? 1/4/2024 की। और 1/4/24 की इसकी भी वैल्यू 1/4/24 की ली है, और मैंने इसमें से क्या कर दी? माइनस। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर देखा तो 1/4/24 पे इसकी वैल्यू क्या है? 2,949,750। तो 2,949,750 मैंने इसमें से माइनस कर दिया। दोस्तों मेरे पास बचे हुए एसेट्स की वैल्यू आ गई 14250 माइनस 2,657,205 माइनस 2,949,750 माइनस करने के बाद आ रहा है 8,643,045। ये रिमेनिंग एसेट्स हैं जो बच गए हैं, और इस पर हमें लगाना है 10% का डेप। तो लगा देते हैं 8,643,045 का पूरे साल का 10%। ये बनेगा 8,64,305। वैसे इन्होंने बोला है लास्ट में कि इसको राउंड ऑफ कर दो टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी। हाँ ठीक है, मैंने मल्टीपल ऑफ रुपी कर दिया। डन। अब बाय बाय डेप्रिसिएशन एक और है। ये तो M1 पे कर दिया, M2 जो अभी नया नया खरीदा था उस पर भी डेप लगाना पड़ेगा। 21,66,900 पे 10%, 21,66,900 पे 10%। कितने महीने के लिए? 7 महीनों के लिए। बोलो हाँ या ना? तो 21,66,900 का 10% आप कर दो इंटू 7 डिवाइडेड बाय, सॉरी, 21,66,900 का 7 डिवाइडेड बाय 12, 126,403। और फिर आ जाएगा हमारे पास बाय बैलेंस CD प्लस 21,66,900। ये आ गया 164। ये हो गया टोटल क्या? 164,16,900। और इसमें से माइनस कर दो आप सब कुछ, माइनस 562,500 माइनस 1,983,988 माइनस 1,107,117 माइनस 122,906 माइनस 2,826,844 माइनस 8,64,305 माइनस 126,403, 98,19,237। ये आ गया हमारा बैलेंस CD। बेटा ये आएगा आपका आंसर।
ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, 98, 19, 237। ठीक है बच्चों, 8 नंबर। अगला देखो, ओ हो, सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको दिया है, एनपीओ का क्वेश्चन है, और आपको दिया हुआ है ये सब, और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2025 को। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, सॉल्व किया था आपने। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, उल्टा करना है हमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। बताओ क्या क्या आएगा इसके अंदर, हमारी क्या क्या रिसीट्स हैं। जो जो रिसीट्स हैं वो आ जाएंगी, जैसे मैं यहीं से बता देता हूँ। अपकीप ऑफ ग्राउंड्स, ये एक्सपेंडिचर में दिया हुआ है अपकीप ऑफ ग्राउंड्स। इसके ऊपर कोई नोट तो नहीं है ना अपकीप ऑफ ग्राउंड्स पे, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सपेंडिचर है वो ड्यूरिंग द ईयर क्या किया गया होगा, पे। तो ये जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में, ये जाएगा पेमेंट में। ठीक है, कितना गया पेमेंट में, 24,000 रुपये। तो 24,000 गया पेमेंट में। फिर इसके बाद सैलरी, सैलरी में कोई नोट तो नहीं है, है ना, ये रहा। इसमें आपको पता है ना क्या करना है, ये एक्रू बेसिस पे सैलरी दी हुई है, तो हमें क्या करना चाहिए, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड वाला ऐड करते थे ना, वो तो ऑलरेडी एडेड होगा। तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड को करेंगे माइनस, यानी हमें उल्टा चलना है इसमें। पता है आपको, ये जो सैलरी दी है ना 1,14,000, पेमेंट साइड पे क्या आएगा, इसमें से माइनस करेंगे क्या, ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे, और ये वाला अमाउंट प्लस करेंगे। बोलो येस और नो। तो -10,800 प्लस 9,600, बोलो येस हो गया, समझ में आया कि नहीं। तो उस तरीके से पेमेंट्स में आ जाएगा। फिर ऐसे ही बुक्स एंड मैगजीन्स हैं, उस पर तो आएगा नहीं पेमेंट्स में। पेमेंट्स में अच्छा बुक्स एंड मैगजीन्स हैं, तो बुक्स एंड मैगजीन्स के लिए आपने कुछ खर्चा किया है तो वो आएगा, बिल्कुल आएगा पेमेंट साइड पर। क्या आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई बुक्स एंड मैगजीन्स खरीदी हैं, नहीं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग ये बस पेमेंट साइड पे डाल देंगे एज इट इज़। इसको पेमेंट साइड पे डाल दो, ठीक है। और इसमें एडजस्टमेंट करके डाल दो, आफ्टर एडजस्टमेंट एनुअल डिनर एक्सपेंसेस। अब ये जो है ये एक्सपेंसेस हैं, ये पेमेंट्स में आ जाएगा और ये रिसीट्स में आ जाएगा। बोलो, ये पेमेंट्स में आ जाएगा, ये रिसीट्स में आ जाएगा। ऑडिट फीस पे कोई नोट है क्या, ऑडिट फीस पे कोई नोट है क्या, यस। ऑडिट फीस ऑफ 4,800 फॉर 23-24 वर पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, ऑडिट फीस ऑफ 24-25 इज येट आउटस्टैंडिंग। बताओ, ऑडिट फीस आपको जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 6,000 रुपये। ये पूरे साल का खर्चा दिया हुआ है, कौन से साल का दिया है, 24-25 के साल का खर्चा दिया हुआ है। और आपको ये बता दिया गया है कि ऑडिट फीस 24-25 की अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये अभी तक पे नहीं हुई। तो फिर हमने ये नहीं लिखना, हमें पे क्या किया, हमने तो पे किया 4,800। तो हमारे जो पेमेंट्स हैं वो पेमेंट्स में 4,800 आना चाहिए, ना कि 6,000। तो पेमेंट्स में आ जाएगा 4,800 रुपीज़ आएगा, 6,000 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 10,800 हैं, और अगर इसके ऊपर कोई नोट नहीं है फिर तो बहुत आसान है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, यानी आपने जो एक्सपेंस दिया है 10,800, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इस साल के एंड में एडवांस लिखा हुआ है, इसका मतलब है अगले साल का दे दिया है, और आपने इसका मतलब है इसको तो हटा दिया होगा इसमें से, क्योंकि ये एक्रू बेसिस पे बनता है। हम इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड, क्योंकि हमें पेमेंट्स दिखानी होती हैं। क्या दिखानी होती है, पेमेंट्स। तो हम उसके अंदर ऐड कर देंगे कितना, 1,440। तो 1,440 को ऐड कर देंगे और फिर पेमेंट आ जाएगी हमारी, तो पेमेंट अकाउंट में। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 3,600 रुपये, इस पर कोई नोट है, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस पे कोई नोट नहीं है, तो हम लोग ये सारा का सारा मानेंगे पेमेंट साइड पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट आएगा ही नहीं, बोलो क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट का है, उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, हमें एक मशीनरी का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट बना लेना चाहिए, इससे हमें पता चल जाएगा कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कुछ खरीदा है या बेचा है, और वो चीज़ जरूर आएगी रिसिप्ट एंड पेमेंट में। तो बताओ, आपके पास ऑलरेडी बैलेंस बीडी दिया हुआ है स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट का, बताएंगे कितना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कोई बैलेंस बीडी दिया है, वेरी गुड, बैलेंस बीडी हाँ दिया है ना। द कंपनी ओन्ड स्पोर्ट्स ग्राउंड वैल्यूड एट 240, द क्लब है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 62,400 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 62,400 लिखा तो हुआ है, और एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन 64,800 ही बच रहा है, यानी बाय बैलेंस सी डी भी कितना बच रहा है, बोलो 64,800। बोलो, अब जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बीच में कुछ आया, ये देखो डेप्रिसिएशन लिखा है 7,200, तो बाय डेप्रिसिएशन
ऐसे ही करेंगे 7200। चेक करो कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचने की बात तो नहीं हो रही यहाँ पे कहीं पर, नहीं। कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचने की बात तो नहीं हो रही, नहीं। तो आपको क्या करना है, ये जो ड्यूरिंग द ईयर का परचेज मान लिया जाएगा कि 7200 के आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे हैं। और क्योंकि ये खरीदे हैं तो ये कहाँ जाएंगे, पेमेंट साइड पे। बोलो हाँ या ना, ये पैसे दिए होंगे, हाँ या ना। अब आ जाओ दोस्तों इनकम साइड पे, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है आपको, और सब्सक्रिप्शन ये इनकम है। और आपको पता है सब्सक्रिप्शन अगर इनकम है तो हमें क्या करना चाहिए, इनकम आपको अगर दिया हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, सारे फॉर्मूले उल्टा चलना पड़ेगा। आप एक काम करो ना, आप लोगों को लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है, वो हमें फाइंड आउट करना है, यही फाइंड आउट करना है। और इसके लिए हम क्या करते थे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड को क्या करते थे, ऐड करते थे। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को क्या करते थे, माइनस करते थे। एडवांस एट द बिगिनिंग को क्या करते थे, ऐड करते थे। और एडवांस एट द एंड को क्या करते हैं, माइनस। बोलो हाँ या ना। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको अगर कुछ दिया है तो बताना जरा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड कुछ दिया है, ये सब कुछ दिया है शायद। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ये रहा 18,000 रुपये, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 14,400, एडवांस एट द बिगिनिंग 10,800, और एडवांस एट द एंड 6,480। बेटा हम ऐसे करते थे तब जाके हमारे पास सब्सक्रिप्शन इनकम आती थी, हाँ या ना। और सब्सक्रिप्शन इनकम ऑलरेडी आपको दी हुई है कितनी, 180, ये 180 दी हुई है। अगर ये 180 है दोस्तों, तो हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे पहुँचना है। कैसे करेंगे, उल्टा, सारी कैलकुलेशन उल्टे चलने पड़ेगी। 180 के अंदर, 180 के अंदर प्लस कर देंगे 6,480, माइनस कर देंगे 10,800, प्लस कर देंगे 14,400, माइनस कर देंगे 18,000। तो ये आ जाएगी आपकी 172080 सब्सक्रिप्शन इनकम। बोलो रिसीव्ड, रिसीव्ड को हम लोग रिसिप्ट साइड पे दिखा देंगे, खत्म, हाँ या ना। ऐसे ही एंट्रेंस फीस दी हुई है, अब ये एंट्रेंस फीस इनकम दी हुई है, एंट्रेंस फीस के बारे में कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। तो हम लोग एंट्रेंस फीस इस साल की रिसीव मानेंगे, और रिसीव मानेंगे तो क्या करेंगे, तो ये रिसिप्ट साइड पे आ जाएगा। समझ में आ गया। इनकम फ्रॉम एनुअल मीट ये रिसीट साइड पे चला जाएगा, और ये इनकम फ्रॉम एनुअल मीट एक्सपेंसेस साइड पे चला जाएगा। फिर इसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एट 11%, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,05,000, परचेज ऑन 31 मार्च 24। मतलब पिछले साल खरीदी है, साल के एंड में बिल्कुल। हम 24-25 का ही तो बना रहे हैं, पिछले साल खरीदी है 2,05,000 रुपये की, और उस पर इंटरेस्ट बन रहा है 11% के हिसाब से 22,550, और आपका इतना ही मिल रहा है इंटरेस्ट, 22,550 ही मिल रहा है, ठीक तो है। तो इतना ही आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो यही हमारा रिसीट साइड पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इज़ दैट क्लियर। तो हमारे ये नोट तो हो गए ये वाला पॉइंट। इसके अलावा लिखा है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, क्लब ओन्ड अ स्पोर्ट्स ग्राउंड वैल्यूड एट 240। स्पोर्ट्स ग्राउंड 240 का है, स्पोर्ट्स ग्राउंड के बारे में कुछ था क्या, नहीं। ये तो फिर कहाँ चले जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा स्पोर्ट्स ग्राउंड, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला हो गया, एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रेशन इतने का है, 64,800। अरे 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 64,800 है यार, सॉरी सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ पे फिर गलती कर दी। अरे यार मैंने तो सोचा 7200, ये गलत हो गया। ये आप लोगों ने ठीक कर दिया होगा मेरे को लगता है, वो 64,800 प्लस 7200 माइनस 62,400, ये आएगा 9600, ठीक है। मैंने क्वेश्चन देखते देखते याद आ गया, ध्यान आ गया। आगे देखते हैं कौन और चीज़ें। ऑडिट फीस इज येट आउटस्टैंडिंग, ये तो हो गया। ड्यूरिंग द क्लब रेज्ड लोन ऑफ 48,000, लोन लिया है तो ये कहाँ पे जाएगा, रिसीट साइड पे जाएगा। कहाँ जाएगा, रिसीट साइड पे जाएगा। आगे बताओ, दिस लोन वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द करंट ईयर ऑन 1 अप्रैल, कैश इन हैंड अमाउंटेड टू 33,630। ये रिसीट का ये क्या होगा, टू बैलेंस बीडी हो जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट 33,360। बस खत्म, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। तो मुझे लगता है बहुत ही आसान है, 10 नंबर के लिए आपको, आप लोगों ने आराम से स्कोर कर लिए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। Ram and Shyam are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. The balance sheet is 31st March 25. आपको balance sheet दी हुई है, और due to financial difficulties it is decided to admit Mohan as a partner in the firm from 1st April 2025 on the following terms. Mohan would pay 40% of the share in the profits. The new PSR is after admission will be 758. Mohan will bring 2 lakh as towards his capital in cash. On the admission of Mohan, goodwill of the firm is valued at 2 years purchase of 3 years normal average profit of the firm. Mohan will bring share of the goodwill in cash. The partner will neither withdraw his share of goodwill nor the goodwill appear in the books of accounts. द प्रॉफिट ऑफ द पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दे दिए हैं। इट वाज डिसाइडेड टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो रीवैल्यूएशन में आ जाएगा। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्या ही क्वेश्चन दिया है 10 नंबर में, पूरे पूरे नंबर बनने चाहिए भाई साहब, आधा नंबर की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो मतलब मैं क्या बोलूँ, ये मेरे को सॉल्व करवाना ही बुरा लग रहा है, ठीक है। प्रॉफिट है 40,000 रुपये का, आपने इसको करेक्ट किया होगा पहले, क्योंकि हमें नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट लेने होते हैं। तो
80,000 रुपये का क्लेम इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो हम इसको क्या कर देंगे माइनस, और ये 40,000 रुपये के लॉस में आ जाएगा कंपनी 2022-23 में। 20,000 का लॉस चल रहा था, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन के अंदर इंक्लूडेड था, मतलब आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पे किया है, तो ये वापस हम ऐड बैक कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी यहाँ पर। और 1 लाख रुपए का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है इसमें, इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 50,000 रुपये का आ जाएगा। और यहाँ पर एवरेज ले लेंगे अगर 2.5 लाख, 40 2 10 हो जाएगा। और 2 10 का ये जो एवरेज हो गया, इसको 3 साल से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 70,000। और इसको फिर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज़ 70,000 इंटू 2 विच इज़ 140, तो गुडविल आ गया 140,000। समझ में आ गया कि नहीं? बस रीवैल्यूएशन आपने बना ही लिया होगा यार, क्या ही दिक्कत है, हो गया होगा। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को लगता है बहुत ही ज़्यादा आसान है और पूरे 10 नंबर बनने चाहिए। तो आपने जो मैंने गुडविल बनाया वो आपने कर ही लिया, उसके बाद भी वो कह ही रहा है कि गुडविल की वो एंट्री पास कर देगा, क्योंकि वो गुडविल लेके आ रहा है, लेकिन है ना 2 लाख रुपए गुडविल लेके आ रहा है इन कैश, है ना। बस पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर नहीं रहे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल, और फिर मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है जो बाकी के पार्टनर्स हैं, राम टू श्याम, ठीक है। और फिर इसके बाद आप लोगों ने रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करनी है। रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करने के बाद बस एडजस्टमेंट करना है। आई होप रीवैल्यूएशन भी आपका सही आ रहा होगा, कुछ है नहीं इसके अंदर। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ABC are the partners of ABC LLP sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. The balance sheet of the firm is as under. आपको बता दिया A desired to retire from the firm and remaining partner decided to carry on the business. It was agreed to revalue the assets and liabilities on the date. ये retirement का क्वेश्चन आ गया, very good. Goodwill of the entire firm is valued at 288 and A share of the goodwill is adjusted in the accounts of B and C would share the profit future profits equally. Okay, ये भी बहुत आसान आया हुआ है। Building is to be appreciated by 30%, plant and machinery is to be depreciated by 20%, inventory are to be written down to 80% of their carrying value. Trade receivables are considered good only up to 95% of the balance sheet figure and the balance is provided as doubtful. बहुत ही easy question है। Old credit balance of trade payables 16,000 are to be written back. ये हमने कम करने हैं, तो trade payables को क्या कर देंगे कम। JLP of the partner is surrendered and a sum of 96,000 is realized. बहुत ही बढ़िया। क्या JLP आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है JLP आपने बाद में रियलाइज़ किया, तो सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP कर दोगे और फिर JLP को पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे, सारे पार्टनर्स में बांट देंगे। एक पार्टनर में क्यों बांटेंगे, पूरी पॉलिसी को सरेंडर कर दिया और 96,000 मिले और तीनों पार्टनर्स को बांट देंगे इनकी रेशो में। टोटल कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म शैल बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ ए। तो करना क्या था, जो ए का पार्टनर्स कैपिटल जो पहले वाली पार्टनर्स कैपिटल आ रहे होंगे उसी कैपिटल को हमें लेना है, मतलब ये रहे कैपिटल्स तीनों तीनों के 960, यही सेम कैपिटल रखने और 960 को हमें प्रोपोर्शनेटली बांट देना है इंटू बी इंटू सी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 960 को बी और सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1, तो 2:1 में बांट दो इसको 960 को। इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 640 और ये हो गया 320 एंड द सेम शैल बी बॉट इन बाय देम। और फिर तो आप देख ही लोगे कि बैलेंस शीट आप लिख लोगे, फिर आप टू कैश बाय कैश एडजस्ट कर दोगे, बहुत ही आसान है। 75% ऑफ अमाउंट ड्यू टू ए ऑन हिज रिटायरमेंट शैल बी सेटल्ड इन कैश एंड बैलेंस विल बी आफ्टर 1 ईयर। ये लो, ये रिटायरमेंट अकाउंट बना देना, लोन अकाउंट, और बस फाइनली सेटल कर देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास, अरे यार मतलब क्या बोलूँ भाई साहब, बहुत अच्छी किस्मत है, बहुत ही अच्छा पेपर आया 10 नंबर का आपके लिए, मुफ्त के नंबर हैं, मुफ्त के बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 25 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर राधे। बेटा अपना फीडबैक ज़रूर देना, बताना कि क्या आपका रिस्पॉन्स रहा है, सेम क्वेश्चंस क्या हम कितनी बार नहीं कर चुके क्लास के अंदर, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ये सब आपको दिया हुआ है, ओके। और फाइनली क्या बोलता है, फाइनल अकाउंट्स का बोलता है, अरे यार सेम क्वेश्चन ये लिखो, बैंक ओडी सिक्योर्ड हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, ये ना हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, पता है कहाँ, ये एक मैंने आपके साथ PYQ करवाया था, तब मैंने डिस्कस किया था, फाइनल अकाउंट्स का एक PYQ कराया था, उसमें डिस्कस किया था। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। बाकी सारा कुछ क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बताओ कोई है ही नहीं, कुछ दिक्कत ही नहीं है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या है, P&L में जाएगा डेबिट साइड पे, बोलो हाँ या ना। बैड डेट्स कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा डेबिट साइड पे, बोलो यस और नो। P&L अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड पे बैड डेट रिकवर्ड। कैश एंड बैंक कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड पे, बोलो यस और नो। बैंक ओडी जाएगा
लाइबिलिटी साइड पर कैपिटल अकाउंट जाएगा, लाइबिलिटी साइड पर कैरेज इनवर्ड जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज आउटवर्ड जाएगा P&L अकाउंट में, कैश इन हैंड जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है, ड्राइंग्स जाएगा बैलेंस शीट में, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा P&L अकाउंट में, एडमिन एक्सपेंसेस जाएंगे P&L अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, प्लांट एंड मशीनरी जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, है ना। प्रीपेड रेंट का हम क्या करें बताओ, प्रीपेड रेंट बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड पे। फिर उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जब प्रीपेड रेंट यहाँ पर दिया होता है ना ट्रायल में, तो इसको P&L में नहीं लेके जाना, कुछ भी काम P&L में मत करना, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जाएगा P&L अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स ये जाएगा बैलेंस शीट में, ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये भी ट्रेड रिसीवेबल में से क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट में से माइनस हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल में, और ये परचेजेस दिए हुए हैं ये ट्रेडिंग में जाएगा, ये रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस ये P&L में जाएगा, सैलरीज एंड अलाउंसेस P&L में जाएगा, ओके। फिर इसके बाद सैलरी पेबल ये हमारा बैलेंस शीट का है, आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी है, ठीक है। सेल्स हमारी ट्रेडिंग में जाएंगी, ट्रेड पेबल हमारा बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी साइड पर, ये बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड पे, वेजेस एंड सैलरी जाएंगे P&L अकाउंट में। बोलो यस और नो। इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन करना था। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर राधे हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैम्पल्स फॉर 3300 फॉर पब्लिसिटी, तो ये तो एंट्री हो जाएगी फ्री सैम्पल्स यानी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, बोलो हाँ है ना। तो परचेजेस में से ट्रेडिंग अकाउंट में से माइनस कर देंगे परचेजेस अकाउंट में से, और एडवर्टीजमेंट को P&L में भी डाल देंगे। फायर टुक प्लेस इन द वेयर हाउस ऑन 20th मार्च, डिस्ट्रॉयड गुड्स ऑफ 6000, तो क्या एंट्री होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ठीक है। उसमें हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, 4500 मिल रहे हैं, तो आप एंट्री पास करोगे लॉस बाय फायर टू परचेजेस, और फिर उस लॉस बाय फायर की जगह पर हमें 4500 क्लेम मिल रहा है, तो P&L अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब P&L अकाउंट में उतना पैसा आ गया जो हमें क्लेम नहीं मिल रहा 1500, लॉस इंश्योरेंस क्लेम में आ जाएगा 4500 रुपये जो भी मिलेगा टू लॉस बाय फायर, बस डन। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स कितना 2.5%। तो आप लोग क्या करोगे, जो ट्रेड रिसीवेबल्स आएगा ना उस ट्रेड रिसीवेबल में से आप 5% प्रोविजन बनाओगे। पता है ना आपको पहले 5% प्रोविजन किसका बनाना है, डाउटफुल डेट का, फिर जो अमाउंट माइनस करने के बाद आएगा फिर आपको 2.5% बनाना है इसका। और आपको चेक करना है कि पहले से जो बैलेंस है, पहले से बैलेंस जो पड़ा है वो आपने एडजस्ट किया कि नहीं, क्योंकि आपको डिस्काउंट भी मिला होगा। डिस्काउंट लाउड था ना इसमें क्वेश्चन में, नहीं क्वेश्चन में डिस्काउंट लाउड तो नहीं था, बैड डेट था। तो ये जो बैड डेट है वो तो आपने प्रोविजन में से ही क्या कर दिया होगा माइनस, इसमें से 4400 आप क्या कर दोगे माइनस, प्रोविजन थोड़ा सा और कम हो जाएगा, फिर आप नया प्रोविजन देखोगे कि आपको कितना बनाना है। बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसे। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान था। और ये लास्ट वाला नोट तो और भी आसान है, कह रहा है बैंक ओडी सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, ओके। बैंक ओडी आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 25 हैज़ बीन कंसिडर्ड एज 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ द स्टॉक डिडक्टिंग 20% मार्जिन, आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम हैज़ बीन अलाउड एज ओवरड्राफ्ट। क्या मतलब है, क्या मतलब है, कह रहा है जो स्टॉक का 80% है ना, उसका 80% आपको लोन मिला है, स्टॉक का 80% वैल्यू पर उसके 80% का आपको लोन मिला है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बैंक ओडी। बैंक ओडी का अमाउंट बताओ कितना है, बैंक ओडी का अमाउंट कितना दिया हुआ है, ये दिया 320। तो बेटा ये 320 जो है ना वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, स्टॉक का 80% का 80%। तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो क्या मैं इसको कर सकता हूँ कि स्टॉक कितना होना चाहिए, 320 का इंटू 100/80 इंटू 100/80, बोलो। तो 320 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, फिर इसके बाद डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, तो ये आएगा 5 लाख रुपए। तो स्टॉक 5 लाख रुपए का है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख रुपए का है, बस हो गया ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग हो गया, P&L बैलेंस शीट बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर है भाई साहब, 90 प्लस कहीं नहीं जाना चाहिए, 90। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू सब पार्ट्स इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको ये तो क्वेश्चन दे दिया इन्होंने किस चीज़ का, कैश बुक का, BRS का, BRS का क्वेश्चन है। तो on 30th November 25 the bank statement of Rama shows a debit balance। बैंक स्टेटमेंट अगर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है इसका मतलब है ये नेगेटिव बैलेंस है, तो इसको नेगेटिव साइड पे लिखेंगे, है ना।
अच्छा, फिर इसके बाद अ चेक ऑफ 10,000 वाज इशूड टू द सप्लायर ऑन 25 नवंबर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कैश बुक कम कर दिया, पासबुक वैसे का वैसे ही। तो पासबुक अगर मैं देख रहा हूँ तो पासबुक को क्या कर दूँ, पासबुक को भी कम कर दूंगा। कितने रुपए से? 10,000 रुपये से। इसको कम कर दूंगा 10,000 रुपये से। बेटे दो फॉर्मेट सिखाए हैं आपको, आपने फॉर्मेट अगर मैं वही करूँ ना, पॉजिटिव नेगेटिव वाला, वही फॉर्मेट से करो। पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव से स्टार्ट करो 39,700, और फिर इसके बाद 10,000 रुपये को क्या करना है बताओ, पासबुक को भी कम करना है, तो यहाँ पे कम कर देंगे। अच्छा, दूसरा क्या है, चेक ऑफ 3,000 वाज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिपॉजिटेड ऑन 28 नवंबर बट क्रेडिटेड ऑन 2 दिसंबर। तो चेक बैंक में रिकॉर्ड कर दिया तो पासबुक बढ़ गया, कैशबुक वैसे का वैसे ही है, तो क्या करें, पासबुक को कम कर देंगे 3,000 से। चेक इशूड, चेक रिसीव, तो कैशबुक बढ़ा दिया है, पासबुक वैसे का वैसे ही है, सॉरी, तो पासबुक को बढ़ा देंगे 3,000 से, बढ़ा देंगे। आगे बताओ, बैंक है डायरेक्टली कलेक्टेड इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बैंक ने रिकॉर्ड, तो पासबुक बढ़ गया, कैशबुक वैसे वैसे ही, तो पासबुक को कम कर देंगे कितने रुपए से, 2,400 रुपये से कम। अगला बताओ, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैशबुक, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड। अब क्रेडिट साइड जो है वो ओवरकास्ट हो गई, क्रेडिट साइड अगर पेमेंट साइड ओवरकास्ट हो गई तो कैशबुक का बैलेंस कम हो गया, कैशबुक का बैलेंस कम है, पासबुक ज़्यादा है, तो पासबुक को भी कम कर देंगे कितने रुपए से, 900 रुपये से। अ कस्टमर है डायरेक्टली डिपॉजिट 8,000 इनटू फॉर्म्स बैंक बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैशबुक, मतलब कस्टमर ने बैंक में पैसे डाले तो पासबुक बढ़ गया है, कैशबुक वैसे का वैसे ही है, तो क्या करूँ, पासबुक को कम कर दूंगा 8,000 रुपये से। इसके बाद आपको बोल रहा है क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द पासबुक वाज ओवरकास्ट बाय 900, ये हो गया ना, ये भी हो गया। इसके बाद अ चेक ऑफ 2,000 डिपॉजिट अर्लियर वो रिटर्न डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन बैंक स्टेटमेंट ओनली, तो 2,000 रुपये का चेक पासबुक में से काट लिया, कैशबुक वैसे का वैसे ही है, तो पासबुक को बढ़ा देंगे कितने रुपए से, 2,000 रुपये से। As per standing instructions to bank, EMI of 20,000 was paid by the bank. The same was omitted to be accounted for cash in cash book. तो बैंक ने पैसे काट लिए हैं 20,000 रुपये, पासबुक में से कम हो गए हैं, कैशबुक वैसे का वैसा ही है, तो क्या करना चाहिए हमें, बताओ क्या करना चाहिए। तो पासबुक को बढ़ा देना चाहिए 20,000 से, बढ़ा देना चाहिए। अमाउंट ऑफ 5,000 वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक, है ना, आर नॉट अवेलेबल, डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, पासबुक कम हो, पासबुक पासबुक में बढ़ा दिया है, क्रेडिट कर दिया मतलब बढ़ा दिया, उन्होंने बढ़ा दिया, तो कैशबुक वैसे का वैसे, ये तो पासबुक को कम कर देंगे कितने रुपए से, 5,000 से। कैशियर हैज रॉन्गली रिकॉर्डेड अ बैंक स्टेटमेंट बैंक पेमेंट ऑफ 12,500 एज 21,500, उन्होंने 12,500 की जगह 21,500 रिकॉर्ड कर लिया है, कैशियर ने बैंक रिकॉर्डेड अ बैंक पेमेंट ऑफ 12,500 एज 21,500, तो कैशबुक में पेमेंट को 21,500 रिकॉर्ड कर दिया, यानी ज़्यादा कैशबुक को कम कर दिया आपने 9,000 रुपये से, तो पासबुक को वैसे का वैसे ही है, तो पासबुक को भी कम कर देंगे कितने रुपए से, 9,000 रुपये से। बस ये एडजस्टमेंट्स करनी है और आपका क्या आ जाएगा, बीआरएस बैंक कैशबुक का बैलेंस आ जाएगा, यही निकालना है क्वेश्चन में, कैशबुक का बैलेंस। सॉरी दोस्तों, इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन रह गया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। T draws a J on a bill of exchange of 180 on 1st April 25 for 3 months. J accept the bill and send it to T, who get it discounted from his banker. T immediately remits 57,600 to J on the due date. Being unable to remit the amount due, accepts a bill for 252 for 3 months, which is discounted by J from his banker for 246,660. J sends B में, अरे यार क्या इजी क्वेश्चन है, आपको एकोमोडेशन का क्वेश्चन आ गया, ये किसका क्वेश्चन आ गया, एकोमोडेशन का। हम लोग कर चुके हैं ना एकोमोडेशन ऑफ बिल्स, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने क्लासेस में कितनी बार कराया है एकोमोडेशन ऑफ बिल का, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ इसमें वही है कि वो जो फॉर्मूले के थ्रू हम लोग डिस्काउंटिंग चार्ज निकालते हैं ना, वो हम लोग निकाल लेंगे बस। बोलो हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा यार, इसमें तो कुछ है नहीं। आगे देखो, सुमित्रा इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड डिटर्जेंट्स, शी डज नॉट मेंटेन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंप्यूट टोटल परचेज एंड टोटल सेल्स ऑफ द ईयर। तो आपको ये भी जो क्वेश्चन है, आपको ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया है, आपको इन्फॉर्मेशन ये सारी दी हुई है, ओके, और इसके थ्रू हमें क्या निकालना है, परचेज सेल्स निकालने हैं। अरे यार क्या क्या दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा स्कोरिंग कर दिया ना एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर 100 में से 100 बन सकते हैं बच्चों के, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बी पार्ट,
अब यहाँ पे परचेज सेल्स निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे? परचेज सेल्स निकालने के लिए आपको कुछ डेटा दिया होगा, देखो ज़रा ध्यान से। आपको परचेज सेल्स में कैश परचेज दिया हुआ है, हमें क्रेडिट परचेज निकालने हैं, तो टोटल परचेज आ जाएंगी, बोलो हाँ या ना। अब क्या करो, आपको आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है इन्वेंट्री का, क्रेडिटर्स का, डेटर्स का। क्लोजिंग बैलेंस दिया है इन्वेंट्री का, क्रेडिटर्स का, डेटर्स का। कैश पेड टू क्रेडिटर्स दिया, बाकी सब हो गया। क्लोजिंग बैलेंस आपको दे दिए। तो भाई क्या करो, सबसे पहले तो आप डेटर्स का लेजर बना लो, इससे क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी, है ना। डेटर्स के लेजर से क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी। ज़रा बताना कितने की आपने बैलेंस बीडी दिया हुआ है, 1,50,000, तो टू बैलेंस बीडी 1,50,000 बाय बैलेंस सीडी 1,00,000। बैलेंस सीडी कितना दिया हुआ है, 256। अब आपको पता है कि इस साल में कैश पेड, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है 456, तो डेटर्स कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो बाय कैश हो जाएगा, बाय कैश हो जाएगा 456,000। फिर इसके बाद आपने कुछ और कैश डिस्काउंट अलाउ किया है ड्यूरिंग द ईयर 18,700, तो आपने डिस्काउंट अलाउ किया तो डेटर्स को, तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे आ जाएगा, बाय डिस्काउंट अलाउड 18,700, बोलो ये सुनो। इसके अलावा 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 कैश रिसीव हो गया है, बस कैश सेल्स यहाँ पे आएगा नहीं, ख़त्म। तो बस यार क्या ही दिक्कत है इसमें। तो ये हो गया 256,000 प्लस 18,700 प्लस 456,000, ये आ गया टोटल 730,700 माइनस 1.5 लाख रुपए, ये आ गया 5,80,700 का टू क्रेडिट सेल। अब अगर क्वेश्चन बोल रहा है टोटल सेल्स निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे टोटल सेल्स? क्रेडिट सेल्स है 5,80,700 और कैश सेल कितनी है, कैश सेल कितनी है 83,400, तो टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी 664,100, ये आ गया हमारा टोटल सेल्स। ऐसे ही आप परचेजेस का बना लोगे, बोलो सेम तरीका है, परचेजेस का भी ऐसे ही बनाना है, खत्म। ठीक है, 5 नंबर में बहुत आसान क्वेश्चन था ये। फिर इसके बाद आ गया आपका शेयर्स का क्वेश्चन है। 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, 3 पर एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन कॉल। ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट फुली received except from X holding 1,000 shares failed to pay the allotment money and call money. Y holding 2,000 shares failed to pay the call money. All those 3,000 shares were forfeited. On out of the forfeited shares, 2500 were reissued. Very good. 2Z2 at a discount of 2 per share. Pass necessary journal entries. मुझे नहीं लगता इनमें कोई दिक्कत आई होगी। सेम क्वेश्चंस हम एग्ज़ाम से पहले कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये तो एज एक्सपेक्टेड, इस बार का पेपर एज एक्सपेक्टेड जैसा होता था, मतलब जैसे हम लोग आप जैसे प्रैक्टिस करते जा रहे थे बिल्कुल वैसे ही पेपर एज इट इज़ छपा है। तो पिछला अटेम्प्ट का पेपर तो मैं फिर भी कहूँगा कि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कुछ सोचने को मजबूरी थी, यहाँ पे तो कुछ सोचने वाला है ही नहीं पार्ट। ठीक है, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किए हुए हैं। ठीक है, और 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद आपको ये दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज प्रेफरेंस शेयर्स का। Redemption of preference shares redeemable at a premium of 5%. Preference shareholder having 4,000 shares failed to make the payment of final call under section 55. These shares were forfeited after giving proper notice. In order to finance the redemption, the company makes a right issue of 10 lakh shares of 10 each at 11, 2 per being an application for an allotment balance on। अरे ये भी बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। तो पहले आपने शेयर इशू करने की एंट्री पास कर दी होगी, फाइनेंस रिडेम्पशन, है ना। कंपनी में का राइट इशू, राइट इशू कुछ नहीं है, एंट्री वही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बोलो हाँ या ना। आपने प्रीमियम 11 रुपये पे इशू किया है तो 1 रुपये का SPR भी आएगा। हाँ, एप्लीकेशन भी है, अलॉटमेंट भी है, बहुत अच्छी बात है। बैलेंस ऑन 1 जून, अच्छा बैलेंस ऑन 1 जून लिखा है ना, आपको एंट्री कब तक करनी है, 1 जून 25, आपको 1 जून को बैलेंस आपको दे देगा, तो सारा बैलेंस 1 जून, मतलब सेकंड कॉल जो है वो फर्स्ट कॉल जो है वो 1 जून की है और आखिरी किस्त है वो। तो ठीक है, आप सारा का सारा पैसा निकाल लो और बाकी का लास्ट की एंट्री, मतलब 3-6 एंट्री पास करनी है यहाँ पे, इशू की एंट्री पास करनी पड़ेंगी अलग अलग इंस्टॉलमेंट वाइज। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, अलॉटमेंट वाज द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड, द प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेक्शन 55। और क्वेश्चन में लिखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैविंग 4,000 शेयर्स फेल टू मेक द पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल अंडर सेक्शन 55, देयर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। तो पहले तो उन प्रेफरेंस शेयर्स का शेयर्स क्या कर दो, फॉरफिट कर दो। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए, आपने कुछ शेयर्स तो इशू किए हैं, इशू करके जो पैसा आएगा बाकी का अमाउंट आप कहाँ से ले लोगे, CRR में से ले लोगे। तो आपको पता है
सीआरआर में से पैसा ऑलरेडी आपका 40 लाख का सीआरआर पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो आपको चेक करना पड़ेगा कितना और सीआरआर आपको बनाना है। इज़ दैट क्लियर? सीआरआर है, एसपीआर है, जनरल रिजर्व है ना? तो ये सब चीज़ें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोग जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं लगता आपको 15 नंबर के लिए, तो ये बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है 15 नंबर के हिसाब से। 15 नंबर के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स? बच्चों प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? लेजर्स को। लेजर्स को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। व्हाट आर द रूल्स ऑफ पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री इनटू लेजर? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार, क्या लेवल है। पूरे 100 नंबर का पेपर है, पूरे 100 नंबर आ सकते हैं इस बच्चे के, 100 नंबर। और सच बता रहा हूँ, इसमें मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा अभी तक कि मैं बोलूँ यार ओह ये क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं आया। ठीक है, तो 100 में से 100 नंबर बन सकते हैं। लेट्स सी आप में से कौन बच्चा 100 में से 100 लेके आने वाले नंबर लेके आता है। ठीक है, 100 नहीं, 90s 80s ईजिली स्कोरिंग है। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट की मार्किंग भी ठीक रही तो आपको 80 प्लस मिलने चाहिए। दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने पूरा का पूरा पेपर डिस्कस किया। हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा इस तरीके से करवा दिए कि यार वो मुझे ऐसे लग रहे थे कि इतने इतने इजी क्वेश्चंस हैं, हम लोगों ने पहले किए हुए हैं क्लासेस के अंदर, तो मुझे लगा कि इसमें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसमें टाइम ना वेस्ट करें। तो ये वाली क्वेश्चंस जो है आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जहाँ जहाँ मैंने आपके साथ डिस्कस किया ही है ना? तो दैट्स इट। और 100 नंबर पूरे कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।